तो देखिए बच्चों, और अगर हम ग्राफ में सवाल सॉल्व करें तो इस टाइप के भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कोलिजन का आता है, लेकिन आप समझ जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि बच्चों इस तरीके से आपका एक पार्टिकल है, उसको ग्राउंड से ऊपर फेंका गया है ना बच्चों, ऊपर फेंका गया विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप जानते हो ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा तो नीचे भी 10 मीटर पर सेकंड से टकराता है, ये आपको पता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ उन्होंने ये बताया था ये ऊपर फेंकेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो ग्राउंड पे वापस टकराएगा तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, और वही वेलोसिटी हो जाएगी जो टकराने से पहले थी। मतलब 10 मीटर पर सेकंड अगर नीचे थी तो टकराने के बाद 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ हो गई। मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा कोलिजन के बाद, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये जो इस टाइप का कोलिजन होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया था कि जो बॉल है और ग्राउंड है उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना। हालांकि हम ये टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे कोलिजन वाले चैप्टर में, जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया जाएगा या सेंटर ऑफ मास पढ़ाया जाएगा, तो उस समय पे देखेंगे इस चीज को। तो वहां पे एक टर्म आता है जिसको ई बोलते हैं। इस ई का जो बेसिकली ई रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अभी तो खैर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पहले बहुत सारा बेस बनाना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा समझो कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तब आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों 1 होता है। यानी किसी सवाल में कभी आपको ई इक्वल्स टू 1 दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, मतलब इलास्टिक कोलिजन होना है। इलास्टिक कोलिजन का सीधा सा मतलब यह है कि जितनी रफ्तार से बॉल टकराएगी किसी दूसरी बॉल से, उतनी ही रफ्तार से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। उसका मतलब इलास्टिक कोलिजन होता है। तो 10 मीटर पर सेकंड से टकराई है तो 10 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर से वो ये पार्टिकल ऐसे फिर 10 से टकराएगी, फिर टकराने के बाद 10 से ऊपर जाएगी। तो ये स्थिति कंटिन्यू चलती जा रही है। तो आपसे इसमें दो सवाल पूछे गए, मतलब दो ग्राफ बनाने को बोला गया। पहला ग्राफ, ये जो एक्सिस है ये उन्होंने बोला कि वाई एक्सिस मान रहे हैं, तो उन्होंने बोला वाई टी ग्राफ ड्रॉ करो, ड्रॉ वाई टी ग्राफ एंड वी टी ग्राफ। तो आपको दो ग्राफ ड्रॉ करने थे, वाई टी और वी टी, है ना बच्चों। अब देखो, हालांकि हम तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है, वाई डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह उसने वाई ले लिया है बस, है ना। तो अगर हम पहला ग्राफ ड्रॉ करें तो बड़ी ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टाइम है, ये वाई है ना? अब बच्चों आपको पता है कि इसकी किसी भी इक्वेशन देखे जाए तो पहले हमने इसका ग्राफ बनाया हुआ है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है पार्टिकल, उसके बाद नीचे आ जाता है, और नीचे आता है जब वो पहली बार टकराने के नीचे आएगा तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, है ना बच्चों। और टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हो 2u/g। तो यहाँ पे u की वैल्यू अगर आप 10 रखोगे, g 10 है तो ये कैंसिल, तो 2 सेकंड आएगा। मतलब ये ग्राफ आपका, क्योंकि g नेगेटिव होगा, क्योंकि जिस जहां से फेंकते हैं उसको ओरिजिन मानते हैं, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं, तो g हमेशा नेगेटिव है, मतलब क्राइंग फेस पैराबोला बनना है। और ये दो जगहों पे कट करेगा, एक 2 सेकंड्स पर और एक 0 सेकंड्स पर। अब क्योंकि ये जमीन के नीचे नहीं आता है तो क्राइंग फेस पैराबोला ऐसे बना देंगे, और ये एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा बच्चों। ये मैक्सिमम हाइट भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, u² / 2g। तो देखो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो g और ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये 5 मीटर। तो ये 5 मीटर तक हाइट अटेंड करेगा। उसके बाद फिर से वही सिचुएशन आ गई दूसरी बार कि 10 से ऊपर गया, फिर वही है, तो ये अपने आप को रिपीट करेगा, फिर 4 सेकंड पे नीचे गिरेगा, फिर यहां से ये, और मैक्सिमम हाइट 5 मीटर तक रीच करेगा। फिर ये 6 सेकंड के बीच में ऐसे ही होना है, ये लगातार कंटिन्यू इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा, फिर 8 सेकंड तक, है ना, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो ये उसका आंसर था, ये ऑप्शन में था ग्राफ, इसको टिक करना था। तो दिस इज योर वाई टी ग्राफ, है ना, इस सिचुएशन के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर और कैसे हम बना रहे हैं।
फिर उन्होंने एक और ग्राफ बनाने को बोला था, दैट इज वीटी ग्राफ। तो अब बच्चों वीटी ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ये आपका टाइम एक्सिस, ये आपका वेलोसिटी। तो वीटी ग्राफ देखो, अब इस वाली सिचुएशन के लिए अगर आप v की बात करोगे तो ये हो जाएगा u माइनस 10t, है ना। u की वैल्यू 10 है, माइनस 10t। तो ये नेगेटिव स्लोप के साथ है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे, और फिर जब वो नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में माइनस 10 मीटर पर सेकेंड होता है। और ये टॉप मोस्ट पॉइंट को 1 सेकेंड पे टच करेगा, जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये अगर आपका 1 सेकेंड है तो यहाँ पे ये टच करेगा। स्ट्रेट लाइन बनना है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। तो ये देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, और 2 सेकेंड पर ये लाइन ऐसे नीचे, 2 सेकेंड पे इसकी रफ्तार माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद अचानक से इंस्टेंटेनियसली टकराने के बाद ये ऊपर पहुंच जाता है, मतलब इसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड पे ही टकराने के बाद तुरंत प्लस 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फिर 3 सेकेंड पे वापस से इसकी वैल्यू 0 होगी 1 सेकेंड के बाद, और फिर 4 सेकेंड पर वापस माइनस 10 होगी। तो फिर से ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। फिर 4 सेकेंड पे टकराने के बाद अचानक से इसकी वेलोसिटी ऊपर, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 5 सेकेंड पे 0 पर, और फिर 6 सेकेंड पर वापस से ये माइनस 10 की रफ्तार होगी। तो फिर से आपका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे कंटिन्यू करता जाएगा यहाँ पे 8 सेकेंड, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो आई होप आपको दोनों ग्राफ समझ में आए होंगे कि वीटी ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ किया और वाईटी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया। तो ये इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो E इक्वल्स टू कहीं 1 देगा तो आप समझ जाना कि जो जिस रफ्तार से टकराता है पार्टिकल उसी रफ्तार से वापस हो जाता है, उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, है ना बच्चों। और अगर E लेस देन 1 होता तो फिर इसकी स्पीड कम हो जाती, है ना, फिर 10 मीटर पर सेकंड नहीं होती, उसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं ना बच्चों। तो आई होप आपको ये ग्राफ क्लियरली समझ में आए होंगे। देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत, हर अच्छी किताब में ये क्वेश्चन जरूर मिलता है ग्राफ में। तो देखिए, बोला गया ग्राउंड है बच्चों, और ये कहा गया कि एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल जो है एक बिल्डिंग से, जिसकी हाइट उन्होंने डी बताई हुई, मतलब इस पार्टिकल की बिल्डिंग की जो हाइट है बच्चों वो डी कहा गया है, डी, है ना। और इस पार्टिकल को यहां से बच्चों ड्रॉप किया गया डी हाइट से, तो ड्रॉप कर दिया, ठीक। तो ड्रॉप किया तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये तो आपको समझ में आता ही है। तो किसी भी, जब ये कुछ एच हाइट कवर कर लेगा, मतलब ये पार्टिकल किसी टाइम पे जब नीचे आ जाएगा, तो उन्होंने बोला कि इसकी हाइट ग्राउंड से मान लो एच हो गई, ग्राउंड से लिया है उसने हाइट, वो नीचे कुछ डिस्प्लेसमेंट जरूर करेगा टी टाइम में, लेकिन ग्राउंड से उसकी हाइट कम हो जाएगी डी से, और कुछ एच हाइट रहेगी, ये बोला गया उसमें। तो यहाँ पे उसकी रफ्तार कुछ होगी v, ऑब्वियस सी बात है। जब ये ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सलेरेट हो रहा है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी यहाँ पे नीचे आ चुकी है, लेकिन नीचे से इसकी हाइट उस समय पे मान लो h है, तो उसकी रफ्तार कुछ v होगी, और टोटल हाइट ऑफ द, जो बच्चों क्या है, बिल्डिंग है जहां से ड्रॉप किया गया, वो d है। फिर उसके बाद ये बोला गया कि जब ये नीचे टकराएगा ग्राउंड से, तो ग्राउंड से टकराने के बाद ये फिर से ऊपर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया ना कोलिजन हो रहा था, तो यहाँ पे भी कोलिजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इलास्टिक कोलिजन नहीं कहा है, मतलब इसकी स्पीड वापस जो टकराते समय होगी उतनी स्पीड नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि पहली कोलिजन के बाद, फर्स्ट कोलिजन के बाद जब यहाँ से सीधे टकराएगा और ऊपर जाएगा, तो ये मात्र d/2 हाइट तक जाता है और फिर वापस मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये केवल कितनी हाइट तक ऊपर जाता है, d/2। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो d हाइट तक वापस नहीं जा पा रहा है, तो उसकी स्पीड टकराने से पहले जो थी वो टकराने के बाद नहीं है, मतलब ये इलास्टिक कोलिजन तो नहीं है ना। तो आप समझ रहे होंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेस देन 1 होगा। लेकिन खैर, उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात नहीं की थी, उन्होंने ये बता दिया था आपको कि टकराने के बाद, पहले कोलिजन के टकराने के बाद, ये टॉप मोस्ट पॉइंट v इज इक्वल्स टू 0, मतलब जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो d/2 तक कवर करता है ना।
तो यहाँ पे ये चीज को लिख देता हूं मैं कि उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में फर्स्ट कोलिजन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल reaches up to height d/2। तो ये जो हाइट d/2 तक पहुंचा है वहां तक की कंडीशन के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब ऊपर से नीचे आया, फिर टकराया और फिर टकरा के ऊपर गया और उसकी रफ्तार 0 हुई। उसके बाद से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको इस सिचुएशन तक के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, मतलब ऑब्वियस सी बात है ग्राफ ड्रॉ करवा रहे हैं वो, तो आपसे बोला गया था कि ड्रॉ v वर्सेस h ग्राफ। h देखो बॉटम से हाइट है, इस बात को समझो आप, h जो है वो बॉटम से हाइट है, ऊपर से हाइट नहीं है। v वर्सेस h ग्राफ। अब देखिए बच्चों इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा इस सवाल को करते समय, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सवाल है, तो इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। तो सॉल्यूशन, तो v वर्सेस h, अब h ऊपर से भी नहीं लिया गया है, h जो है वो बॉटम से हाइट ली गई किसी भी टाइम t पर, है ना। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये v वर्सेस h का ग्राफ बनना है, वो तो ठीक है हम ग्राफ तो बनाएंगे ही, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका नेचर कैसा होगा। v और h में रिलेशन चाहिए हमें किसी भी टी टाइम। तो किसी भी टी टाइम में ये पार्टिकल कुछ हाइट नीचे गिर गया है, तो अगर बॉटम से हमने h हाइट लिया है तो नीचे कितनी हाइट गिरा है, d-h। ये बात हमें समझ में आती है ना भाई। अगर बॉटम से h हाइट ली गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से कितना गिर गया उस टाइम में। तो अगर ये h हाइट पे है तो ये बची हुई हाइट कितनी हुई, d-h। ये तो हमें समझ में आता है ना भाई। तो पहले नेचर देखें कि इसका नेचर कैसा होगा। तो h और v में रिलेशन चाहिए। अब हम यहाँ v में रिलेशन निकाल सकते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट d-h मानेंगे, और ये v स्क्वायर है बच्चों, है ना। तो ये फाइनल वेलोसिटी v है तो इसको v ले लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 इक्वल्स टू 2। तो बच्चों माइनस g, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होता है, और आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है तो माइनस, डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगा, माइनस d-h। तो माइनस साइन में बाहर लिख लेता हूं और मल्टीप्लाइड बाई d-h। तो देखो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखो तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 2g d-h। अब अगर आप नेचर की बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gd माइनस 2gh। तो अगर आप नेचर की बात करें तो ये रिलेशन मिल रहा है v और h में। तो देखो h की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 1, और v की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो आपको ये समझ में आया कि जो v और h का ग्राफ है ये पैराबोला होना है। ये बात तो तय हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर किसी एक की मैक्सिमम, जिन दो क्वांटिटीज के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो उनमें से किसी एक का मैक्सिमम पावर 1 है और किसी दूसरे की मैक्सिमम पावर 2 है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो पैराबोलिक कर्व होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि v और h में जो भी ग्राफ बनना है वो पैराबोला वाले ग्राफ बनना है। अब वो पैराबोला बनना है तो हमें पॉइंट्स चाहिए कि किन पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में वो पैराबोला बनना है। तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं v और h के, है ना। तो ध्यान से देखो, जब ये पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था, ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे जब स्टार्ट किया था, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखो उस समय जो हाइट है बॉटम से, आपका एक्स एक्सिस में हाइट है ना, तो पहले हाइट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो वो d के बराबर है। आप खुद सोचो, जब 0 टाइम पर पार्टिकल यहां से चल रहा था तो बॉटम से क्या हाइट थी पार्टिकल की, d, और स्पीड क्या थी, 0। तो d-0 से तो स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, तो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट कहाँ है, देखो आप यहाँ पर, यहाँ कहीं पर ये आपका h हाइट जो है ये d और कॉमा वेलोसिटी h की एक्सिस पे, तो वेलोसिटी 0 है। फिर देखो जब वो टकराने वाला था, यहाँ पे टकराएगा, तो उसकी नीचे की रफ्तार कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2gd, 2gh होता है ना, लेकिन यहाँ पे हाइट d है तो अंडर रूट 2gd। ये नीचे की तरफ है तो नेगेटिव वेलोसिटी है, और यहाँ पे बॉटम से हाइट, क्योंकि ये बॉटम पे ही पहुंच गया तो वो 0 है। तो इस बॉटम वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ऊपर से नीचे आते समय, देखो आप
कि यहाँ पर जो है बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, जो आपका h है वो तो 0 हो गया, और माइनस √2gd, क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब हमें ये कोऑर्डिनेट यहाँ मार्क करना पड़ेगा, ये वो कोऑर्डिनेट है 0, माइनस √2gd। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना, लेकिन पैराबोला कर्व है, तो ये पैराबोला मिला दिया आपने, मतलब ये पार्टिकल यहां से यहां इस कर्व के थ्रू आ रहा है, VH कर्व। उसके बाद आप देखो क्या हुआ है कि टकराने से तुरंत उसी समय पर, उसी टाइम पर तुरंत जो आपकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई, लेकिन ये इससे कम होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट कितनी रीच कर रहा है, d/2। तो इस एक्सिस से थोड़ी सी कम में, मतलब यहां पे ऐसा मार्क करना आपको पॉजिटिव वेलोसिटी में, जो इस लेंथ से कम हो। क्यों? क्योंकि इतनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है, इससे थोड़ा कम है, और अचानक पॉजिटिव हो गया, तो इस लाइन पे यहां से डिसकंटिन्यूटी के साथ ये ग्राफ यहाँ ऊपर पहुंचेगा। और यहाँ पे जब फाइनल, जहां पे खत्म करना है, वहां पे रफ्तार आपकी फिर से बच्चों 0 हो गई है, और जो हाइट है वो d/2 है, तो d/2, 0, यानी कि फिर से h एक्सिस पे आएगा, इसके बीचों बीच ये वाला जो पॉइंट है, ये d/2, 0 वाला पॉइंट। तो ये ग्राफ ऐसे पैराबोलिक कर्व, क्योंकि वो तो हमेशा पैराबोला है, तो ये पैराबोलिक कर्व आते हुए पहले ऐसे, फिर यहां से स्टार्ट होगा, और फिर ये खत्म होगा जब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया गया। हालांकि ऑप्शन थे उसमें बच्चों, तो कोई अगर अच्छा बच्चा है, अगर ढंग से आप पढ़ाई करते हो, तो वो ग्राफ देखकर भी आप समझ जाते हो कि हाँ ये करेक्ट ग्राफ होता है ना। उसमें ऑप्शन दिए थे, तो एक बार क्या किया था कि इसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी थी, तो स्ट्रेट लाइन वाला तो आंसर होता नहीं। फिर उन्होंने क्या किया था कि ये कर्व ऐसे बनाया था, और इस कर्व को भी ऐसे नीचे बना लिया था, पैराबोलिक, है ना। लेकिन और दूसरे में क्या किया था कि ये एरो ऐसे उल्टे कर दिए थे, ये एरो ऐसा और ये एरो ऐसा। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये फिर करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो आई थिंक अच्छा सवाल होता है, अच्छा सवाल माना जाता है ये, है ना। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ग्राफ में और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन माना जाता है। इसमें कहा गया है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is 2 meter per second, comma, then find the velocity of particle at x is equals to 3 मीटर। तो आपसे बोला गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए आप x इक्वल्स टू 3 मीटर पर, है ना। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको इसके साथ एक ग्राफ भी अटैच किया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। वो ग्राफ जो दिया गया है वो थोड़ा सा इस टाइप का ग्राफ है, मतलब वो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया, उसने एक्स दिया है। मतलब उसने जो ग्राफ दिया है वो बिल्कुल अब हट के ग्राफ दिया गया है आपको, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ है। ना तो ये एटी ग्राफ है, ना वीटी ग्राफ है, ना एक्सटी ग्राफ है, ये ए एक्स ग्राफ है। और ये ए एक्स ग्राफ इस तरीके से है। तो ये आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका ये 2 मीटर है, और ये वाला पोर्शन 3 मीटर। तो 3 मीटर में आपको पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है कि 3 मीटर के बाद क्या। तो चलिए देखें इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। और आप ध्यान से देखो तो ए एक्स ग्राफ दिया गया है ना, तो ये अलग प्रकार का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ अभी तक हमने देखा नहीं है कि ए और एक्स के बीच में, है ना। तो आपके लिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको कोई भी ग्राफ दिया सकता है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स में टोटल 6 रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि 4 वेरिएबल्स है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन एंड टाइम। तो उन 6 रिलेशन में कोई भी ग्राफ दिया जा सकता है आपको। तो ये वो ए एक्स वाले रिलेशन का ग्राफ है ना। अब खैर हमें तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे एक नई चीज सीखें पहले तो। अगर आप ध्यान दें
तो भाई आपने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था v और x वाला, क्योंकि यहाँ पे a और x का रिलेशन है। तो एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ वाला जो फॉर्मूला है वो याद करो आप। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आता था, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो आपको याद होगा वो फॉर्मूला होता था v dv बाई dx, अगर बच्चों आपको याद हो तो, है ना। ये एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला होता था, मैंने बताया था, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा अच्छे सवालों में इसको काउंट किया जाता है जब ये फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें। तो और ax के बीच में रिलेशन है, मतलब ग्राफ के फॉर्म में। तो v dv बाई dx ये लगाएंगे, तो आप इस dx को इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा a dx और ये हो जाएगा v dv। दोनों साइड जरा आप इंटीग्रेट करो। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये a dx है क्या बच्चों? अब याद करो आप, जब आपके पास ग्राफ होता था y और x का, कोई भी ग्राफ होता था, तो इंटीग्रल जब आप y dx करते थे तो ये क्या बताता था? ये किसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था? ये एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व याद होगा आपको, है ना। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ। तो यहाँ पे y की जगह क्या आ गया है? एक्सेलरेशन, और x की जगह तो x ही है। तो y की जगह एक्सेलरेशन पुट करो तो a dx क्या है? ये इंटीग्रेशन ऑफ a dx इज द एरिया अंडर ax कर्व। ये एक्चुअली में है क्या? एरिया अंडर ax कर्व। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दिस गिव्स यू द एरिया अंडर ax कर्व। जो ये ax ग्राफ है उसके, उसमें जो एरिया आ रहा है उसका वो दे रहा है। और ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जरा इंटीग्रेट करो, तो v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक नई चीज है जो ग्राफ में आपको सीखनी चाहिए। यानी जब भी ax ग्राफ देगा तो उसके उसमें जो आप एरिया निकालोगे उस कर्व का, उस कर्व का एरिया जो है वो हमेशा आपको क्या क्वांटिटी देगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2। अब देखो आप इस चीज को अब यूज करो, हमें तो x इक्वल्स टू 3 पर वेलोसिटी चाहिए ना फाइनल, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो इससे एरिया निकालो और इसके 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 इक्वल पुट कर दो। देखो एरिया कितना होगा अगर इस रेक्टेंगल की एरिया की बात करें, तो 10 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 20 हो गया। और ये हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 5 इंटू 1, तो ये बच्चों 5 हो गया, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे हम ये चीज लगा दें जो हमने ये नई चीज सीखी है। तो हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू की वैल्यू दी है बच्चों 2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया कितना है बच्चों? 20 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 25। तो यहां से देखो आपको क्या मिलेगा? वी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करो तो ये 50। तो v की वैल्यू 4 उधर जाएगा तो 54, तो ये हो गया रूट 54। वी स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको, तो रूट 54 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि आपको मुझे ये बताना था कि ये कॉन्सेप्ट होता है, जब भी ax कर्व आता है तो उसके उसमें जब आप एरिया निकालते हो तो वो आपको देता है कौन सी क्वांटिटी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, है ना। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो देखो बच्चों और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। तो जो अब क्वेश्चन है मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें अब क्या किया था कि उन्होंने x मीटर में और v, अब देखो मैंने आपको बताया ना 6 रिलेशन में किसी भी रिलेशन से ग्राफ पूछ सकता है वो। बच्चे को दिक्कत नहीं आती है 3 रिलेशंस में, at vt और xt, क्योंकि उसके ग्राफ की प्रैक्टिस बहुत करते हैं वो, और किताबों में वही ग्राफ दिए जाते हैं। बट ये बाकी के जो रिलेशन है उनके ग्राफ को भी आपको सॉल्व कराना ना। तो मैंने देखो आपको एक ax वाला बता दिया, फिर एक रिलेशन vx बचा था, तो ये आपका 5वां रिलेशन है। 3 रिलेशन से तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल किए उसके। तो ये 5वां रिलेशन है जो v और x को लेकर है। अब इसमें आपको एक ग्राफ दिया गया इस तरीके से, ऐसे, और ये बताया गया जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में दिया गया है, और डिस्प्लेसमेंट
या पोजीशन जो है वो x में दिया गया, और फिर यहाँ पर ये पार्टिकल 5 मीटर पर, इसकी जो रफ्तार है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ये आपको ग्राफ दिया है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है उसने कि फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन एट पोजीशन इक्वल्स टू 2 मीटर। तो आपको 2 मीटर पर एक्सेलरेशन बताना है, कितना होगा पार्टिकल का। तो देखो बच्चों, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब उन्होंने बोला है कि 2 मीटर पर पार्टिकल की रफ्तार तो कुछ होगी, बट इस पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अब फिर से देखो कि आपको v और x का रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन के उस फॉर्मूले के बारे में सोचो जिसमें v और x दोनों आता हो। तो अगर आपको याद हो, वही ये थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम, तो v dv बाई dx। अच्छा, इसमें ये इस टर्म को देखो जरा, ये dv बाई dx क्या है। तो आपको बेसिक मैथ्स में याद होगा, मैंने बताया था कि अगर आपका y और x में कर्व है, तो इसमें dy बाई dx जब आप करते हो तो ये आपको स्लोप देता है किसी भी पॉइंट पर, ये आपको याद होगा। यानी कि ये dv बाई dx क्या है, अगर y की जगह v है और x या x है, तो y की जगह v करो तो dv बाई dx एक्चुअली में होगा क्या, स्लोप ऑफ vx कर्व। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका स्लोप है बच्चों vx कर्व का, तो स्लोप ऑफ vx कर्व को आप क्या लिखोगे, dv बाई dx। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्लोप है इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस स्लोप और एवरेज स्लोप है ना, ये दोनों ही बराबर होते हैं जब आपका स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि इसमें स्लोप कांस्टेंट है। तो आप स्लोप को ऐसे भी निकाल सकते हो, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो आप देखो, चेंज इन y मतलब चेंज इन v, तो चेंज इन v कितना है बच्चों, 20 माइनस 10। तो ये 20 माइनस 10 डिवाइड बाई, ये मैं यहाँ पे क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो वो किसी पॉइंट पर भी वही वैल्यू देगा जो किसी इंटरवल में देगा, है ना बच्चों, मतलब रेंज में देगा। तो आपने ये दोनों देखा, इस रेंज में इसके करस्पॉन्डिंग x में डेल्टा x कितना है बच्चों, 5 माइनस 0, तो 5, तो डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो स्लोप मुझे मिल गया, dv बाई dx की वैल्यू 2 मिल गई बच्चों। अब मुझे क्या करना है कि x इक्वल टू 2 पे अगर वेलोसिटी मिल जाए, तो 2 मीटर पे मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि स्लोप तो हमेशा ही कांस्टेंट है, तो 2 मीटर पे भी 2 होगा, और 2 मीटर पे मुझे वेलोसिटी निकालना है। तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए इन फॉर्म ऑफ x। तो देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई आपको यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है 2 मीटर पे, है ना। अब वो कैसे निकालेंगे, तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अच्छा, vx ग्राफ दिया है, तो इस ग्राफ से आप इक्वेशन बना सकते हो। मुझे ये पता है ग्राफ देखकर कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो देखो स्ट्रेट लाइन के जनरल फॉर्मेट क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आपको ये तो पता चल ही रहा है कि y की जगह मुझे v लिखना चाहिए, x की जगह तो x ही लिखूंगा, और स्लोप मेरा कितना है बच्चों, 2। ये अपन ने पहले ही निकाल दिया है, वो तो कांस्टेंट है, तो हर जगह पे 2 स्लोप है। और इंटरसेप्ट, ये कट कहाँ कर रहा है आप देखो बच्चों, प्लस 10 पर, तो इंटरसेप्ट 10 हो गया। तो मेरी इक्वेशन बन गई, vx रिलेशन आ गया। तो मेरा इक्वेशन क्या आया बच्चों, देखो v इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10। अब मेरे पास जब v और x का रिलेशन है, तो मैं एट x इक्वल्स टू 2 मीटर पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो एट x इक्वल्स टू 2 मीटर जो आपका वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 14। तो 14 मीटर पर सेकेंड। अब 2 मीटर पर आपको वेलोसिटी पता है और 2 मीटर पर स्लोप भी पता है, तो एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, जो आपका एक्सेलरेशन है बच्चों वो हो जाएगा v dv बाई dx, और v की वैल्यू है 14 और dv बाई dx की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अगर vx ग्राफ दिया जाए तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब क्या होगा कि
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने 5 रिलेशन कवर कर दिए, एक्स टी, वी टी, ए टी, आपका अभी ए एक्स भी किया, वी एक्स भी किया, एक और बच गया है, उससे रिलेटेड भी हम ग्राफ सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये रहे कि हमने हाँ हर टाइप के ग्राफ को सॉल्व किया हुआ है ना, तो आपको आएगा तो डर नहीं लगना चाहिए। अब तो ए भी बच गया था, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, तो उसका ग्राफ दिया गया आपको, ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया है आपको। तो वेलोसिटी फिर से वो मीटर पर सेकंड में है, और एक्सेलरेशन आपको पता ही है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और नहीं हो तो फिर यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी आपको। तो ये वाला पॉइंट 10 है और ये वाला पॉइंट आपका 5 है। अब हम क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, लेट सपोज कि आपसे बोला गया ड्रॉ वीटी ग्राफ, तो आपको इस क्वेश्चन में वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब आपको एवी ग्राफ दिया है और उससे वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं, एक्चुअली में कर क्या रहा है वो कि एवी रिलेशन दे दिया है ग्राफ के फॉर्म में, और आपसे वीटी रिलेशन पूछ रहा है ग्राफ के फॉर्म में, लेकिन ये है वही चीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जाना, मतलब एवी से किस पे जाना है बच्चों, वीटी पर, है ना। और अगर आपको रिलेशन मिल जाएगा एवी से वीटी, तो ग्राफ तो आप ड्रॉ कर ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये वो काइनेमेटिक्स ही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस वो अब ग्राफ के फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम इसका रिलेशन निकाल लेते हैं एवी से वीटी, लेकिन अभी एवी रिलेशन ग्राफ के फॉर्म में है, तो आपको उसको उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इससे हम इक्वेशन बना लेंगे ए और वी के बीच में, है ना, वो हमें आता है। तो हम अगर जनरल इक्वेशन की बात करें, तो जनरल इक्वेशन में बच्चों जो ये होता है स्ट्रेट लाइन का, वो तो एम एक्स प्लस सी होता है ना। अब आपको पता है कि कौन किसकी जगह ले रहा है, देखो y की जगह a है, x की जगह v है, और इसका इंटरसेप्ट देखो बच्चों +10 पर है, तो वो +10 है। अब रही बात m की, तो क्योंकि ये स्लोप जो है बच्चों कांस्टेंट स्लोप होता है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो नेगेटिव स्लोप होगा होगा लेकिन चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो आप इस स्लोप की वैल्यू लिख सकते हो माइनस चेंज इन y कितना है, तो 10 बाई चेंज इन x कितना है बच्चों 5, तो ये आ गया -2। तो स्लोप की वैल्यू -2 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्लोप दोनों ही बराबर होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो देखो हमारे पास a और v का रिलेशन आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तो ये a इज इक्वल्स टू -2 इंटू वी प्लस 10, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 10 -2v, है ना बच्चों, जैसे भी लिखना चाहो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये आपका एवी रिलेशन है। अब मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई हुई है पहले भी कि एवी से वीटी कैसे निकालते हैं, हालांकि हम यहाँ पे जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ए को आप लिख सकते हो डीवी बाई डी टी, तो लिख ले, तो ये हो जाएगा बच्चों डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 10 -2v। अब v के साथ v वाला टर्म ले आओ और t अलग लिख लो, तो ऐसा कर लेते हैं भाई, तो dt को उधर ले जाएंगे, इस पूरे टर्म को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा dv बाई 10 -2v इज इक्वल्स टू बच्चों dt। अब दोनों साइड क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन, है ना। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, लीनियर फंक्शन है बच्चों, ये लीनियर फंक्शन। आपको याद होगा कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो dx अपॉन ax प्लस बी टाइप होता था अगर, तो उसका इंटीग्रेशन होता था ln ax प्लस बी, और जो x का कोफिशिएंट था वो डिवाइड हो जाता था, आपको याद होगा ये फॉर्मूला, है ना, लीनियर फंक्शन वाला। तो यहाँ पे देखो a की जगह -2 है और b की जगह 10 है, क्योंकि dx या dv है और x की जगह v है, तो v का कोफिशिएंट -2 है, जबकि आपका b की वैल्यू 10 है। लेकिन खैर यहाँ पे तो ऐसे लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो, तो देखो आपको क्या मिलेगा भाई, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ln ax प्लस बी, मतलब ये पूरा तो वैसे ही आएगा 10 -2v, और डिवाइड बाई a का कोफिशिएंट, तो वो -2 है, तो -1/2 लिखना पड़ेगा, और लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे बच्चों, देख लो यहाँ पर, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये 0 से t लिमिट लगाओगे, 0 टाइम से, तो 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है
क्योंकि v के फॉर्म में, उसको जीरो मान लो क्योंकि कुछ दिया नहीं गया तो जीरो मान लेना, और t पर उसकी वेलोसिटी v है, ऐसा हम ले लेते हैं, है ना। तो ये 0 से v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, और t माइनस जीरो करोगे तो वापस से t मिलेगा। -2 को उठा के वहां ले जाओ और इसमें वैल्यू पुट करो, तो ये आ जाएगा ln tan -2v, v की जगह v रखोगे तो ये आएगा -ln, v की जगह 0 पुट करो तो यहाँ पे ln tan आ जाएगा, ये है ना बच्चों। और -2 को उधर ले जाओ तो -2t बन जाएगा। अब ln m माइनस ln m, तो m बाई n, ln का फॉर्मूला लगा रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो tan -2v डिवाइड बाई tan इक्वल्स टू -2t। आ गया बच्चों। अब लॉग की बेसिक डेफिनेशन लगा लो आप, इसका बेस e है, पावर -2t, और ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू को लिख लो पहले, tan -2v डिवाइड बाई tan इज इक्वल टू e की बेस की पावर -2t, लिख लिया। tan को उधर मल्टीप्लाई करो, तो tan -2v इज इक्वल टू tan e टू दी पावर -2t। फिर आप क्या करोगे बच्चों, इसको इधर लाओगे, उसको उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2v इज इक्वल टू tan माइनस, तो tan कॉमन ले लो, ये सब जानते हो आप, है ना, और tan कॉमन ले लिया तो e टू दी पावर -2t, है ना। सिंप्लीफिकेशन करना है वो तो आप कर ही सकते हो। तो vt फंक्शन जो आया आपका, ये आ गया, v इज इक्वल टू 5 1 माइनस ई टू दी पावर -2t। अब इसका ग्राफ आप बना सकते हो, और यह याद करो आपने ऐसा ग्राफ पहले भी ड्रॉ किया हुआ है, अगर आपको याद हो, जब आपने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा था, आप याद करो ऐसा ही फंक्शन आता था जब आपने पढ़ा था, तो इसका ये एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसा होता था बच्चों, ऐसा देखो। इनफिनाइट टाइम पर जब आपकी ये इन्फिनिटी है तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगा, तो ये किसको अचीव कर जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, और उससे पहले ये बढ़ रहा होगा, है ना। तो आई होप आपको, क्योंकि ये t जीरो होगा तो ये जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर ये बढ़ेगा 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 और 5 को अचीव करेगा कितने टाइम पर, इंफिनिटी टाइम पर, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो जो आपको vt ग्राफ बनाने को बोला था वो हमने ड्रॉ कर लिया है इस रिलेशन को देखकर। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा बच्चों। वो वैसी बात है जो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता ना, एयर रेजिस्टेंस में हमने सीखा था ऐसा ग्राफ बनाना, है ना। तो वही सेम क्वेश्चन आपको ऐसा समझो कि ग्राफ के फॉर्म में पूछ लिया गया। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना, और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से। तो उन्होंने एक बार ऐसा बोला कि भाई कि एक टावर है, टावर की हाइट जो है वो 20 मीटर है, और यहाँ पे एक बॉल है ए, और ए बॉल को ड्रॉप किया गया है t इक्वल्स टू 0 पर, साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम t इक्वल्स टू 0 टाइम एक बॉल है b, उसको ऊपर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड से। अब ये सेम लाइन में नहीं फेंके गए हैं बच्चों, ये दोनों अलग अलग लाइन में फेंके गए हैं, बट साइमल्टेनियसली फेंके गए हैं। इसको ड्रॉप किया गया जिस समय पर, उसी समय पर नीचे बी वाले बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया इन 2 डिफरेंट लाइंस। तो ये ऐसे मोशन करेगा और ये ऐसे कुछ मोशन करेगा, ठीक, ये बात तो हमें समझ में आती है। अब उन्होंने ये बोला कि जो बॉल भी टकराएगी ग्राउंड के साथ, चाहे ये टकराए चाहे ये टकराए, टकराने के बाद बॉल जो है वो ग्राउंड से चिपक जाएगी, स्टिक कर जाएगी, है ना बच्चों। मतलब ग्राउंड से चिपकने के बाद फिर रिबाउंड नहीं होगा और वो फिर हवा में नहीं आएगी दोबारा, है ना। ऐसे समझ लो कि ये आटे की बॉल है, आप समझ पाते हो ना, आटे की बॉल अगर आप नीचे फेंकोगे तो वो ग्राउंड पे ही चिपक जाएगी, रिबाउंड नहीं करती, है ना। तो यहाँ पे ये कहा गया है, तो उन्होंने कह दिया था इस बात को कि व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड, कोई भी बॉल पहले हिट करे बाद में हिट करे, लेकिन जैसे ही हिट करेगी वैसे ही चिपक जाएगी, हिट्स द ग्राउंड and it sticks with the ground and it sticks with the ground, है ना। आई होप आपको सिचुएशन क्लियर होगी। तो उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने ग्राफ ड्रॉ करने को बोला था, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करने को बोला वो थोड़ा अजीब टाइप का ग्राफ ड्रॉ करने को बोला। उन्होंने बोला
कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो। उन्होंने ना तो वेलोसिटी ऑफ ए टाइम के साथ ग्राफ बनाने को बोला, ना वेलोसिटी ऑफ बी टाइम का ग्राफ बनाने को बोला। उन्होंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए टाइम के साथ उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसका ग्राफ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में देखो, आप पहले तो ये चेक करो कि इन दोनों में पहले कौन चिपकेगा ग्राउंड से। तो देखो इसके नीचे आने का टाइम क्या है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हम निकाल सकते हैं। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है √2h, h की वैल्यू बच्चों 20/g। तो इसका नीचे आने का टाइम 2 सेकंड है। और इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में अगर हम बात करें कि वापस कितने टाइम में आता है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है u2u/g। तो अगर u की वैल्यू आप 20 रखोगे यहाँ पर और ये रखोगे तो ये 4 सेकंड। इसका मतलब ये तो 4 सेकंड के बाद ग्राउंड से टकराएगी और चिपकेगी, लेकिन 2 सेकंड पे कौन चिपक चुकी है, ए वाली बॉल तो पहले ही चिपक गई ना 2 सेकंड के लिए। यानी यहाँ पे आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको टाइम का रेंज लेना पड़ेगा रिलेटिव मोशन के लिए। पहले 0 से 2 सेकंड तक का सोचना पड़ेगा और फिर 2 सेकंड से 4 सेकंड का सोचना पड़ेगा। अच्छा 2 सेकंड पे ये कहाँ होगा, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। 2 सेकंड्स पे जब ये इससे चिपक रही होगी तो ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। अच्छा इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, देखो मैंने इसके पैरेलल बना दिया, क्योंकि अगर आप निकालोगे तो u²/2g, तो 20 इंटू 20/2g, तो 20 मीटर ही आएगा। और 20 मीटर हाइट इज द बिल्डिंग की हाइट है ना, तो मैक्सिमम हाइट भी जो बच्चों 20 मीटर आएगा। इसलिए मैंने यू टर्न जो है वो बिल्डिंग के करस्पॉन्डिंग ही बना दिया है। चलिए तो अब सिचुएशन हमें समझ में आ गई है, अब हम एनालिसिस करते हैं। तो पहला केस, हमें कहां से कहां ग्राफ के बारे में सोचना है, जब आपका समय 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में, क्योंकि उसके बीच में ये दोनों बॉल जो है वो दोनों बॉल आपस में मोशन में। तो अगर हम देखें तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करें, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करें तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा ये तो ड्रॉप हुआ है तो यूए तो 0 है और यू बी जो है वो 20 है, तो 20 माइनस 0 विच विल बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी चीज आपको एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जब 0 से 2 सेकंड के बीच में है विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, बट ये दोनों ही माइनस जी हैं, तो माइनस जी और माइनस माइनस प्लस जी इक्वल टू 0। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये पॉइंट बोला भी था कि जब आपके दो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी कर लेते हैं, तो एक पार्टिकल के बैठकर दूसरी पार्टिकल को देखोगे तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। यानी कि 0 से 2 सेकंड के बीच में ये जो रफ्तार है ये कांस्टेंट रफ्तार है, मतलब बी पार्टिकल की रफ्तार ए के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। आप खुद सोचो 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि आधा ग्राफ तो आपने यहां पे ड्रॉ कर ही सकते हो या मैच कर सकते हो ऑप्शन से। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है और ये टाइम है। तो 0 से 2 सेकंड के लिए बच्चों जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है ना, कितनी 20 मीटर पर सेकंड। देखो क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो ए पर बैठ के जब आप बी पे देखोगे, ए में आप आत्मा बनकर घुस जाओ और देखो, तो बी को देखने पर आपको कांस्टेंट स्पीड से दिखाई देगा। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड। लेकिन 2 सेकंड के बाद, जस्ट 2 सेकंड पर, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर ए जो बॉल है स्टिक विद ग्राउंड, ये तो चिपक ली भाई, ये ग्राउंड से चिपक ली। जब ये ग्राउंड से चिपक ली तो अब ये ए वाली बॉल कहीं नहीं जा रही है, वो यहां पे आ गई है। तो ऐसा लगेगा कि ग्राउंड पे ही खड़े होके आप किसको एनालाइज कर रहे हो, बी को। तो बी उस समय पे टॉप मोस्ट पॉइंट है जब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि ये बॉल जो है बी ए के रेस्पेक्ट में ड्रॉप हो रही है और अब एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अब ए का एक्सेलरेशन नहीं है भाई, ये अब फ्रीली फॉल नहीं कर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। तो अब अगर आप देखोगे जब कितने टाइम के लिए देखोगे बच्चों, बी इज टी इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स, तो आप ये देखोगे कि यहां पर एक्चुअली में जो यू बी है विथ रेस्पेक्ट टू ए, इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए 2 सेकंड पर, तो देखो ये बी माइनस यू ए, तो यू ए तो चिपक चुका है तो वो भी 0, ये भी 0, तो इन दोनों को 0।
तो यानी ए वाले पार्टिकल को अब ऐसा लगेगा 2 सेकंड के बाद कि ये इस पॉइंट से ड्रॉप हुआ है, बी ड्रॉप हुआ है। और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्सेलरेशन तो क्योंकि ग्राउंड से चिपक चुका है तो 0 हो गया है, तो ये माइनस जी। मतलब ये अब इस सिचुएशन में ऐसा लगेगा कि ये 20 मीटर हाइट से बच्चों ये जो बी वाला बॉल है अगर ए के नजरिए से देखोगे तो ये ड्रॉप हो रहा है, और ड्रॉप होने के साथ अब ये नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन माइनस जी, यानी ये मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है ड्रॉप होकर। तो किसी भी टी टाइम में अब इसके बाद 2 से 4 सेकंड पे तो ये कहां पहुंच जाएगा, ग्राउंड पर। लेकिन 2 से 4 सेकंड के बीच में किसी भी टी टाइम में उसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो नीचे की तरफ होगी, यानी कि माइनस डायरेक्शन में होगी, और माइनस जीटी होगी। याद करो ये हमने बताया था। अब माइनस जीटी ये कैसा ग्राफ है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ये तो स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप, और यहां से ड्रॉप हुआ तो 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 है, और ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए इसको स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए। तो देखो इस तरीके से, फिर उसके नीचे कुछ वेलोसिटी होगी √2gh, वो आप निकाल सकते हो, खैर लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं उसको निकालने का। और ये 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी होगी बच्चों, तो ये 4 सेकंड पे ये। तो ये वो ग्राफ था वी बी ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, अच्छे से समझे, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन से हुआ है और काफी चीजें इसके बीच में हुई हैं। तो 0 से 2 सेकंड का एनालिसिस अलग करना पड़ेगा, 0 से 2 सेकंड के बाद का एनालिसिस अलग करना पड़ेगा, है ना। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि रिलेटिव मोशन वाले सवाल आएंगे तो उसके ग्राफ भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ फरारी कार इज रनिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। एक फरारी कार थी जो 100 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रही थी। फिर एक पुलिसमैन खड़ा था, अ स्टेशनरी पुलिसमैन ऑब्जर्व्स द कार वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, है ना। तो एक पुलिसमैन है जो खड़ा हुआ था, लेकिन उसने देखा कि ये जो फरारी कार है ये ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रही है। तो फिर क्या करना पड़ा, ही स्टार्ट्स चेजिंग द कार। तो वो कार को चेस करना स्टार्ट करता है। एज सून एज पासेज हिम, मतलब जैसे उसको पास करती है वैसे ये भागना चालू करता है उसके पीछे, है ना। ही मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो पुलिसमैन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चालू करता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये बताना, ड्रॉ एक्सटी वीटी ग्राफ। तो आपको दोनों के लिए एक एक्सटी ग्राफ बनाना है, दोनों के लिए एक वीटी ग्राफ बनाना है फॉर बोथ, एंड शो वेयर द पुलिसमैन कैचेस द कार। और आपको उन ग्राफ्स में ये मार्क करना है कि पुलिसमैन जो है वो कार को कहां पर पकड़ेगा, मतलब मार्किंग करनी है ग्राफ में, है ना, वैसा पॉइंट आपको मार्क करना है। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना, फिर मार्किंग तो अपन देख ही लेंगे। तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो पहले आप वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में आपको पता है तो आप तुरंत ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद फिर हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना बच्चों। तो अब ये वीटी ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो जो पुलिसमैन है या जो फरारी वाला कार है, तो जो फरारी कार है वो तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना बच्चों। तो आप जानते हो कांस्टेंट वेलोसिटी में वीटी ग्राफ कैसा दिखाई देता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना, ये आपको पता है। तो ये आपका 100 मीटर पर सेकंड, तो ये जो ब्लू कलर से दिया गया है ये आपका फरारी कार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे कलर से वीटी ग्राफ बनाते हैं, किसका बच्चों, आपका पुलिसमैन का। तो देखो पुलिसमैन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और क्योंकि वो स्टेशनरी था तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पे जब फरारी कार इसको पास कर रहा है तब वो 0 से स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और बच्चों एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है ना, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा कर्व कौन सा होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, तो आपका स्ट्रेट लाइन बच्चों, और पॉजिटिव करना है तो उसका स्लोप एक्यूट एंगल बनाना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस मेकिंग एक्यूट एंगल। तो ये जो है आपका बच्चों ये पुलिसमैन का है, ये जो हमने रेड कलर से मार्क किया। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। ये आपका पुलिसमैन का वीटी ग्राफ हो गया, ये फरारी का वीटी ग्राफ हो गया, ये पुलिसमैन का वीटी ग्राफ हो गया, है ना बच्चों। अब हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक्सटी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें दोनों के लिए तो कैसे ड्रॉ होगा, देखिए
ये बच्चों आपका टाइम एक्सिस, ये बच्चों आपका एक्स एक्सिस। अब देखो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा होना चाहिए, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे फरारी कार का देखो वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो एक्सटी ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो। तो स्ट्रेट लाइन मेकिंग एक्यूट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट होता है और एक्यूट एंगल अगर बना दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऐसे देखो इस तरीके से। तो ये आपकी फरारी कार का ब्लू कलर से हमने ग्राफ बना ली। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो इसका कैसे बनाओगे भैया, पुलिसमैन का। पुलिसमैन का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और मैंने आपको कई बार बताया है, हमने ग्राफ पढ़े हैं इतने सारे, कि जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और पॉजिटिव होता है तो स्माइलिंग फेस पैराबोला होता है। और नहीं तो आप ऐसे सोचो कि एक्सटी ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। देखो स्लोप पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। तो आपको याद आ रहा होगा जो मैंने आपको 4 प्रकार के कर्व बताए थे, उसमें से एक कर्व ऐसा होता था जिसमें स्लोप जो होता था वो पॉजिटिव होता था, इंक्रीजिंग होता था, अगर आपको याद है। और नहीं तो आपका बच्चों ये जो स्लोप है, ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो स्माइलिंग फेस पैराबोला बनेगा। देखो एक ही बात। और इसका इनिशियल में आपको वो 0 रखना है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट से चालू हुआ है। ये सब हम ग्राफ में पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपका ग्राफ है ये पुलिसमैन का है। तो ये आपने पहली बात तो दोनों ग्राफ ड्रॉ कर दिए, एक्सटी वीटी दोनों का एक ही साथ, जो उसमें क्वेश्चन में कहा गया था। अब बात आती है कि उस पॉइंट को मार्क करने की जिस पॉइंट पर बच्चों क्या करेगा, वो उसको कैच करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये वीटी ग्राफ में ये दोनों कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मार्क करेंगे तो ये कैचिंग पॉइंट है, जबकि ये गलत हो जाता है। बच्चे इसको मार्क करके आ जाते हैं, या फिर यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा दिया जाता है, तो यहाँ पे अगर ए लिखा होता तो ए ऑप्शन को टिक करके आ जाता है। ये गलत है बच्चों। जहां पे वेलोसिटी के ग्राफ कट कर रहे हैं वहां पर नहीं होगा, वहां पे कैच नहीं कर रहा है पुलिसमैन फरारी को, है ना। क्यों, अब वो पूरी फिजिकल सिचुएशन हम देखते हैं तो समझ में आएगा। पहली बात तो पहला मिसकंसेप्शन कि वेलोसिटी कर्व जहां पे कट करते हैं वो पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो उसको कैच कर रहा है, दोनों मिल रहे हैं ना। तो इसको यहाँ पे अलग से लिख लो आप, नहीं तो आप भूल जाओगे फिर बाद में ना। तो पहली बात तो इसको लिख लो, नॉट अ कैचिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये कैचिंग पॉइंट नहीं है बच्चों, याद रखेंगे इस बात को, है ना। अब कैचिंग पॉइंट कहाँ होगा तो उसको जरा चेक करते हैं हम। पहले आप फिजिकल एनालिसिस देखें, मतलब इसका एनालिसिस करें पूरी सिचुएशन का। देखो ये वो पॉइंट है जहां पे पुलिसमैन खड़ा था। अब यहीं से तो फरारी कार भागी है ना बच्चों, यहां से जिस समय पे t इक्वल टू 0 पे इसको क्रॉस की फरारी कार, वैसी पुलिस वाला चल रहा है। तो ये फरारी कार जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा, अब ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी फरारी कार आपका, है ना बच्चों, और पुलिसमैन जो है वो एक्सलरेट कर रहा है। एक्सलरेट कर रहा है तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे पुलिसमैन है, ये आपका पुलिसमैन, तो इसकी इनिशियल रफ्तार 0 थी बट वो एक्सलरेट कर रहा है ए से। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जरूर किसके पास पहुंच जाएगा, फरारी कार वाले के पास, है ना बच्चों। ये आपका फरारी कार था। तो उस समय पे जब किसी टाइम पे इसको कैच करेगा, ये आपका कैचिंग पॉइंट है ना, ये आपका कैचिंग पॉइंट है। तो जब यहाँ पे वो कैच करेगा तो देखो उसमें क्या इक्वल हुआ है, डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फरारी कार मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पुलिसमैन कार, पुलिसमैन। जब दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल बराबर हो जाएगा तभी तो पुलिसमैन उसको पकड़ पाएगा। ये आप सोचें जरा। अब आप ध्यान से देखें, जो ये डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बोल रहा हूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट आप एक्सटी ग्राफ में तो मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हुआ है, जब यहाँ पे कट किया हुआ है। ये देखो यहीं पे तो ये है xp इज इक्वल टू xf, जो डिस्प्लेसमेंट पुलिसमैन का फरारी का। तो एक्सटी ग्राफ में जिस पॉइंट पे कट कर रहा है
वो पॉइंट कैचिंग पॉइंट है। तो एक्सटी ग्राफ में तो आप बोल सकते हो कि जहां पे दोनों ग्राफ कट करते हैं वो आपका कैचिंग पॉइंट है, बट वीटी ग्राफ में आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखो तो वीटी ग्राफ में होता क्या है, वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलता है, एरिया। यानी कि आप ध्यान ध्यान से देखें तो अगर आप एरिया निकालें, एरिया ऑफ वीटी कर्व, वीटी कर्व फॉर फरारी, तो आपको वो देगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फरारी। और अगर आप निकालेंगे एरिया ऑफ वीटी कर्व ऑफ पुलिसमैन, तो वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिसमैन। अब ध्यान से देखो तो अगर इस पॉइंट को देख रहे हो आप, तो इस पॉइंट पे ऐसे खींचो तो देखो ये जो रेड वाला एरिया है जो पुलिसमैन का एरिया है, और जो ये ब्लू वाला एरिया है जो कि फरारी का, वो दोनों एरिया कहाँ सेम है, मतलब इस पॉइंट पे जब जहां पे ये कट कर रहे हैं वहां पे वो दोनों एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे हैं। देखो एरिया सेम नहीं आ रहा है। एरिया कब सेम आएगा बच्चों, जब ये कुछ और आगे जाएगा। तो इसका एरिया ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ते 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 कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रेड वाला जो एरिया आएगा बच्चों, ये रेड वाला जो एरिया आएगा वो यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, ये ब्लू वाले एरिया के, ब्लू वाले एरिया के। तब इस पॉइंट पर आपका जो पुलिसमैन है वो किसको कैच करेगा बच्चों, फरारी को कैच करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिस समय पे ये दोनों एरिया जो है वो इक्वल हो जाएंगे, देखो यहां से दोनों एरिया अगर इक्वल हो जाएंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जो पॉइंट होगा ये आपका कैचिंग पॉइंट होगा, कैचिंग पॉइंट। आई होप आप समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। ये इसमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं थी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, सिचुएशन को रीड करना आना चाहिए, फिर आप इस टाइप के सवालों का आंसर दे पाएंगे। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला गया है अ ट्रेन स्टॉप एट टू स्टेशंस d distance apart and takes t time from one station to another if it first accelerates at alpha meter per second square or then deaccelerate at beta meter per second square, so that 1 by alpha plus 1 by beta equals to t square by 2d, है ना। तो क्या सिचुएशन है, पहले आप सिचुएशन समझे कि एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है। तो ऑब्वियसली बात है जब ये ट्रेन स्टेशन से चलेगी तब रेस्ट से चलेगी, और दूसरे स्टेशन पर जाएगी तो वो रेस्ट पे रुक जाएगी। यानी ये वो वाला चीज है बच्चों, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, है ना, याद होगा आपको, वो सेक्शन हमने पूरा किया था। अब ये किसी पर्टिकुलर टाइम t1 तक एक्सलरेट कर रही होती है अल्फा से, तो यहाँ पर अगर ये ए से है तो बी पॉइंट जो है बच्चों वहां पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, याद होगा आपको। और फिर यहाँ से वो डी एक्सलेट करती है और फाइनली रेस्ट पे आ जाती है। तो बी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करती है वीएम, है ना। अब हालांकि हमने वहां पर जब इसको पूरा देखा था तो मैंने आपको बहुत सारी इक्वेशंस बताई थी, उससे सॉल्व करने को बोला था। लेकिन कई बार क्या होता ना कि इन क्वेश्चंस में बच्चे को इक्वेशंस पता होने के बावजूद कई बार वो अटक जाते हैं, क्वेश्चन में कर नहीं पाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ग्राफ से जाएं। ग्राफ ड्रॉ करके अगर आप इन सवालों को करोगे तो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सॉल्व हो जाते हैं ना। तो कभी ऐसा लग रहा हो कि आप इक्वेशन से नहीं बनेगा, अटक रहे हैं, तो आप इन सवालों को ग्राफ से सॉल्व किया करो। और ग्राफ भी कौन सा ग्राफ बनाया करो, मैंने आपको बताया था कि तीनों ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वीटी ग्राफ, क्योंकि उसके स्लोप भी आपको इंफॉर्मेशन देता है और उसका एरिया भी। इसलिए हमेशा ऐसी सिचुएशन में रेस्ट टू रेस्ट से आप हमेशा कौन सा ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व किया करें क्वेश्चन, वीटी ग्राफ। अब देखो वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये जो टाइम है ये बच्चों t1 टाइम हुआ, और b से c तक का मान लो टाइम जो है वो t2 टाइम है। तो जो टोटल टाइम है जो आपको t दिया है और टोटल डिस्टेंस जो है वो d दिया है, देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो आपको मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये मैक्सिमम स्पीड के बाद बीटा से घटेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, और इस तरीके से ये
तो बच्चों ये वाला जो टाइम है ये आपका t1 टाइम है, और यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो t2 टाइम है। ऐसा मान लेते हैं t1 t2, बाद में t1 प्लस t2 जो है वो टोटल टाइम t के बराबर हो जाएगा, और फिर वापस से ये रेस्ट पे आ जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये हमने सीधा आपका वेलोसिटी कर्व बना लिया है ना, वीटी ग्राफ। अब जैसे वीटी ग्राफ बनाया तो आपको अब कुछ कुछ चीजें दिखेंगी। सबसे पहले तो आप टोटल एरिया निकालो इसका। अगर मैं ये टोटल एरिया निकाल देता हूं तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा, मतलब जो कि डी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस डी। तो d इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो इस पूरे ट्राइंगल का देखो हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, तो हाफ बेस। तो बच्चों ये टोटल टाइम जो है वो तो स्मॉल t है ना, तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 को टोटल टाइम t लिख सकते हैं। तो बेस t इंटू हाइट, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ गई d और t के टर्म्स में, देखो बच्चों 2d/t। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2d/t vm मिल गया हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बच्चों स्लोप निकाल सकते हैं, है ना, स्लोप निकालें। तो देखो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो अगर आप ये वाला स्लोप निकालते हो t1 टाइम के लिए, है ना, ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट सी है। तो ये ए से बी पॉइंट के लिए अगर आप निकालें तो जो स्लोप है वो अल्फा देगा, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो हम निकालें अगर tan थीटा, तो tan θ1 जो है ये स्लोप है विच इज इक्वल्स टू अल्फा एंड विच इज इक्वल्स टू, अब ये स्लोप कांस्टेंट है तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो देखो vm y में चेंज है और x में चेंज t1 है, तो vm/t1। तो यहां से बच्चों आप t1 लिख सकते हो, अल्फा को नीचे ले जाओ तो vm/अल्फा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद फिर आप और आगे सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे ही tan θ2 निकालो। tan θ2 इज द स्लोप ऑफ व्हाट, b से c का, मतलब वो बीटा देगा, है ना। तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो tan θ2 गिव्स यू बीटा, है ना, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y जो है वो vm है और चेंज इन x जो है वो t2 है। तो यहां से बच्चों आपको t2 की वैल्यू मिल जाएगी। t2 की वैल्यू कितनी मिल गई, vm/बीटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर बच्चों 3 हो गई, है ना। अब आप क्या करो कि आप जानते हो मेन इक्वेशन जो है आपका t1 प्लस t2 इज टोटल टाइम t। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम t। अब इक्वेशन 1 2 3 से सारी वैल्यूज पुट कर दो, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 से सारी इक्वेशंस आप पुट करो। देखो सारी इक्वेशन से पुट करोगे तो क्या मिलेगा, t1 की वैल्यू है vm/अल्फा प्लस t2 की वैल्यू है vm/बीटा इज इक्वल्स टू t की वैल्यू t ही है। अब इसको ऐसा देखो, यहाँ से vm कॉमन आ जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू t/vm। अब देखो बच्चों vm की वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगी, है ना। यहाँ पे इक्वेशन 1 नहीं, यहाँ से 2 एंड 3 से डालोगे आप वैल्यू, और फिर अब इसमें आप इक्वेशन 1 से वैल्यू डाल दो vm। तो जैसे ही आप vm की वैल्यू डालेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू vm की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो 2d/t। तो नीचे 2d है और t ऊपर चला जाएगा, तो t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2d। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव। देखो यही तो है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2d, है ना। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आप कभी अटके, इक्वेशंस ना बने, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ग्राफ से किया करो। ग्राफ से करने से ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बेस्ट तरीका है इनको सॉल्व करने का ग्राफ। तो आई होप आप समझ गए हैं कि इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आप वीटी ग्राफ ड्रॉ करें।